हेलो साथियों, वेलकम बैक। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं। 31 मार्च को डेडलाइन थी भारत में नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने की, और 30 मार्च को जो है आप जानते हैं होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो है नक्सलवाद के बारे में पूरी तरह से कहा कि ये भारत में पूरी तरह से खत्म हो गया है। लेकिन देखा जाए तो नक्सलवाद एक विचारधारा है, कोई विचारधारा कभी खत्म नहीं होती, लेकिन यह विचारधारा इतना कमजोर कर दी गई है कि आप कह सकते हैं कि आज भारत का एक बहुत बड़ा सपना, नक्सल मुक्त भारत का जो सपना था, वो पूरा होने जा रहा है। वैसे देखा जाए तो किसी भी विचारधारा के खत्म करने की बात आती है तो दो तरीके से उसके खत्म हो सकते हैं। पहला, कोई भी कैडर ना बचे, एक भी कैडर ना बचे। प्रैक्टिकली देखा जाए तो यह सत्य नहीं हुआ है। या दूसरा होता है, ये मैं क्यों नहीं होता बता दूं मैं आपको। जब नक्सलवाद पिछले लगभग 2005 के बाद लेकर के 15-16 तक में अपने चरम पर था, और साथियों मैं बता दूं थोड़ा सा आपको इसके बारे में, भूमिका के बारे में बता दूं कि ये मिशन 2026 का विशेष उल्लेख लेकर मैं चल रहा हूं। थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए आप लोग, नक्सलवाद क्या है। भारत की एक गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौती रहा है साथियों। 2006 में और 2009 के बीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा था कि नक्सलवाद वर्तमान में आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा भारत में उपलब्ध है, मौजूद है। और बाद में आप जानते हैं कि 2010 के आसपास जो है पी चिदम्बरम जी, जो एक्स होम मिनिस्टर थे, वो अरुंधति राय जी स्वयं गए थे एक हफ्ते के लिए। बाद में आपको याद होगा कि 2010 के अप्रैल के महीने में 75 सीआरपीएफ पर्सनल की दंतेवाड़ा में जो उनको शहीद कर दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। यही घटना, सही पूछो तो यही घटना नक्सलवाद के बर्बादी का, उनके समूल विनाश का टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ। साथियों, नक्सलवाद क्या है मैं इस पे आ रहा हूं, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। कई दशकों तक देश के इसका प्रभाव रहा है। आज भारत नक्सलवाद से लगभग मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है। अब मैं वापस आता हूं, नक्सलवाद क्या है, इस पर आने से पहले साथियों मैं डिस्कस कर दूं। यह बात सही है, मैं कह रहा था कि किसी भी विचारधारा को जब खत्म करना होता है, नक्सलवाद भी एक विचारधारा है जो 60 और 70 के दशक में भारत में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबारी गांव में एक विचार क्रिएट हुआ। बहुत डीप नहीं जाऊंगा, इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मुद्दा है, ये इस पर डिस्कस नहीं कर पाऊंगा मैं, लंबा है। हां, लेकिन नक्सलवाद वहीं से शुरू हुआ। और सुनिए, मैं कह रहा था क्या बताओ, इस विचारधारा नक्सलवाद के लिए मैं कह रहा हूं कि खत्म करने के दो तरीके होते हैं। पहला, एक भी कैडर ना बचे साथियों। दूसरा होता है कि बताओ वो सारे स्थान जो नक्सलवाद के थे खत्म हो जाएं। तो मैं कैडर पॉइंट पे आऊं तो जब नक्सलवाद अपने बुलंदी पर था तो लगभग 4000 से 5000 कैडर इनके पास होते थे। आज पूरी तरह से नेटवर्क को तोड़ करके लगभग 100 से 150 लोग बचे हुए हैं। एक विशेष बात, जो लोग बचे भी हुए हैं, बता दूं मैं आपको, धीरे धीरे वो समर्पण कर रहे हैं। इनका एक सबसे लास्ट कॉमरेड पापाराव जी थे। पापाराव जी क्या कहूंगा, पापाराव थे। पापाराव ने समर्पण कर दिया है। और इसके साथ साथ बता दूं, जो लोग बचे हुए हैं इनकी हालत वैसे ही है, एकदम जर्जर, कमजोर, कोई इनके पास कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं। इनको वही करना पड़ेगा जैसे पंजाब के खालिस्तान में जब पूरी तरह से वो विचारधारा खत्म हुई तो जो लोग बचे थे उन्होंने अपने हथियार या तो खेतों में गाड़ दिए, कुओं में फेंक दिए, एक सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिए। पुलिस ने भी इनका सपोर्ट किया, इनको उठाती नहीं थी। तो धीरे धीरे इनको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा, इनके स्थान छोड़ दें साथियों। जब स्थान की बात आती है तो आप देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, जब स्थान की बात आती है तो पहले जो स्थान की बात मैं कर रहा हूं, जिस स्थान की मैं बात कर रहा हूं, पहले यह स्थान आपका जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और इवन उत्तर प्रदेश का भी कुछ पार्ट रहा है। इवन इनकी भाषा थी, आप जानते हैं कि नेपाल तक भी पहुंचे थे। इनका एक नारा था, पशुपतिनाथ, आप जानते हैं वहां मंदिर है, यहां था पशुपति से तिरुपति तक पूरा लाल गलियारा बनाने का प्रयास था इनका, नक्सलवाद का। यह इनकी पहले की व्यवस्था थी। 2000 से 2010 के बीच में चरम था, लगभग 100+ जिले प्रभावित थे। वर्तमान में क्या है, अब केवल कुछ जिलों तक ही सीमित है। इनकी कैडर सिस्टम में तेजी से गिरावट आई है। सरकार का प्रयास इस मामले में बहुत अच्छा रहा है। प्रयास कैसा रहा है, क्या क्या किया गया है, ये सब बातें हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, काफी हद तक कंट्रोल किया गया है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं साथियों।
अब यहां देखिए सरकार की रणनीति क्या थी। आप जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में वो अमित शाह जी ने परसों कहा भी था, सुरक्षा बलों की मजबूत तैनाती, विकास योजनाओं का विस्तार, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं का विकास। साथियों बता दूं मैं आपको, वर्तमान में जब यहां से सब कुछ हट रहा है तो लगभग 200 कंपनी सीआरपीएफ की और तकरीबन जो है 40 के आसपास बीएसएफ की और लगभग 20 से 25 बताइए क्या बताइए ये सीआरपीएफ की कंपनी वहां पे इन्वॉल्व की गई है पूरे इस नक्सलवाद वाली एरिया में। हाँ, विकास की योजनाएं जबरदस्त की जा रही हैं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं का विकास कर रहे हैं। इससे जो मूल आदिवासी हैं जिनके विचारधाराएं बिल्कुल बदल चुकी थी वो धीरे धीरे अपने मेन स्ट्रीम में आने का प्रयास कर रहे हैं। तो सरकार की इच्छा शक्ति नो डाउट। सुरक्षा बलों की भूमिका बता दूं तो मैं बताया पहले आपको, सीआरपीएफ का जो है इसमें सबसे बड़ा योगदान कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं ये भी डिस्कस करना चाहूंगा कि पुलिस जो थी छत्तीसगढ़, आप जानते हैं कि बिहार से आजाद होने के बाद मुश्किल से 100 से 200 पुलिस वाले वहां पर थे। आज लगभग 70 से 80 हजार नए अपॉइंटमेंट हुए हैं। इन अपॉइंटमेंट्स का फायदा क्या हुआ है? मैं तो समझता हूं इनकी डीजी जो है जो छत्तीसगढ़ की पुलिस है उसकी भूमिका बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नक्सलवादी डोंगी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में पुलिस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ है। आप यकीन नहीं मानेंगे, थाने रात में बंद कर दिए जाते थे। विशेष सुरक्षा बलों का जबरदस्त योगदान रहा है। उसके बाद आधुनिक तकनीकी जबरदस्त दी गई है। कारण जिससे आजकल क्या हुआ है कि जो पहले संचार के माध्यम पे बहुत कंट्रोल थे, जंगलों में नेटवर्क नहीं थे, आज सरकार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी है, जो इनका जो है बाकायदे पूरी तरह से डेवलपमेंट प्रोसेस है, उसके तहत जंगलों में भी मोबाइल के टावर लगाए गए हैं, नाइट डिवाइस दी गई है, नए नए हथियार दिए गए हैं, इंटेलिजेंस तगड़ा हो गया है। लिहाजा इनकी कार्रवाई बहुत ही इफिशिएंट शुरू हो गई है। और सही बात यह है कि पूरा गवर्नमेंट का ऑपरेशन, गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति पूरी तरह से इन्वॉल्व है। लिहाजा मिशन मोड पर ऑपरेशन हुआ और हम सबके सामने परिणाम आ रहा है। ऐसा नहीं सरकार ने केवल फोर्स का ही इस्तेमाल किया है। जरा देखें यहां पे नक्सलवाद खत्म, देखो क्या है मिशन 2026 जो है उसमें क्या रखा गया? नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। संगठित बाकायदे सीआरपीएफ का, बीएसएफ का, सीआईएसएफ का और लोकल पुलिस छत्तीसगढ़ का एक विशेष ऑपरेशन किया गया। हथियार और जो कैडर में कमी आई, कारण क्या है? बहुत से बड़े बड़े नाम जो थे उन्होंने या तो समर्पण कर दिया या तो आप जानते हैं सीआरपीएफ क्या करती है। इसके साथ साथ जो है बता दूं मैं आपको, सरकार की कुछ पॉलिसी भी रही जिसके कारण नक्सलवाद जो है खत्म हुआ। नक्सलियों के अंदर भी भावनाएं डेवलप की गई, जैसे आत्मसमर्पण की नीति। इसमें क्या किया गया? आप आत्मसमर्पण कीजिए, आपके लिए पुनर्वास योजना, रोजगार और समाज में वापसी, हिंसा से विकास की ओर परिवर्तन, इस तरह की चीजों में भी सरकार इन्वॉल्व रही। विकास की भूमिका, सड़क, मोबाइल नेटवर्क, बैंकिंग, शिक्षा और रोजगार के अवसर बाकायदे उपलब्ध कराए गए। जनता का विश्वास बढ़ा। जनता को ये लोग क्या करते थे? बेसिकली नक्सलवाद से ही पूछो तो जनता को बेवकूफ बना करके उनको इन्वॉल्व किया गया। इसमें खास तौर से जो अर्बन बने हुए लोग हैं, इनकी भी भूमिका काफी हद तक खतरनाक। विकास की भूमिका बनी। सफलता के कुछ कारण थे, उसमें सबसे जो मतलब आपको लगता है जरूरी पार्ट था वो है मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति। विश्वास मानिए इस मामले में बिना हाई विल पावर के काम न हो पाता। निश्चित रूप से वर्तमान सरकार ने, प्रीवियस सरकार ने भी 2010 में सीआरपीएफ पर्सनल के मारे जाने के बाद जो टर्निंग पॉइंट लिया गया वो एक्शन आज तक लगातार जारी रहा है। उस सबका मिला जुला परिणाम है। सुरक्षा प्लस विकास, लोगों में सुरक्षा और विकास की भावना, स्थानीय लोगों का वास्तव में सपोर्ट रहा है। आम जनमानस भी इस तरह से अपने आप को जो मेन स्ट्रीम से छूटा हुआ है उससे हट करके खुद को मेन स्ट्रीम में लाना चाहता था, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आना चाहते थे। लिहाजा कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे भी जबरदस्त सहयोग हुआ है, जिसमें पुलिस की भूमिका काफी हद तक है। एक विशेष समस्या, अभी भी कुछ चुनौतियां बची हुई हैं। जैसे ये बात सही है कि कोई विचारधारा, मैंने शुरू में कहा था, पूरी तरह से खत्म नहीं होती है। तो कुछ क्षेत्रों में अभी भी नक्सलियों की सक्रियता है। भौगोलिक कठिनाई बहुत बड़ी समस्या है। युवाओं को गुमराह करना बहुत आसान हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं युवा का अपना एक माइंड सेटअप होता है जिसको आसानी से डाइवर्ट कर लेते हैं इस तरह के लोग। दूसरी बात क्या है कि आप जानते हैं धीरे धीरे ये सीआरपीएफ की 200 कंपनी, बीएसएफ की 40 कंपनी आई, और इसके अलावा क्या बताओ बोलिए, जो ये आपका जो है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी वाला होता है उसको हटा रहे हैं। गड़बड़ी क्या है
कि इस पूरे एरिया में जबरदस्त खनन का काम होता है, बड़े बड़े से औद्योगिक घराने वहां काम कर रहे हैं। अगर नक्सलियों ने एक भी घटना इस तरह की कर दिया तो फिर से पूरी तरह से आ जाएंगे, इसलिए कहीं न कहीं चुनौती बहुत जबरदस्त है। दूसरी बात क्या है, थाने हैं, जेल हैं, वहां आप जानते हैं असलहे और हथियार उपलब्ध रहते हैं, उनकी सुरक्षा भी बहुत अनिवार्य है। एक बार थोड़ा से भी हाथ में अगर गया तो आप जानते हैं ऐसी विचारधाराएं बहुत तेजी से परिकल्पित भी होती हैं और नेचुरल सी बात है, ये हैजार्डस हो सकता है। तो ये जो वर्तमान में चुनौतियां हैं ये भी जरूरी हैं, इनको देखना पड़ेगा। वैसे भविष्य की दिशा में, वे फॉरवर्ड में, भारत आज पूर्ण नक्सल मुक्त भारत जा रहा है, विकास और शांति का विस्तार हो रहा है, युवाओं को सही दिशा देना है। निष्कर्ष यह है, नक्सल मुक्त भारत अब सपना नहीं हकीकत बनने जा रहा है। ये लगभग बहुत हद तक सही हो गया है। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है ये आप दिमाग में रखे रहेंगे। ये इंटरनल सिक्योरिटी का एक पार्ट था, तो इसको आप बल्कि चाहें तो इसकी पीडीएफ भी मैं अटैच कर दे रहा हूं, अपने ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।